कार्यशाला है, इसमें आप सभी का स्वागत हमारी फैकल्टी डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब का। तो बहुत ही सीधा सादा और सादगी के साथ एकदम आप ये कह सकते कि ऑर्गेनिक रूप में, ठीक है, और एकदम सीधा सादा परोसेंगे आपको। कोई झोल झाल नहीं, न कोई धारा, न उपधारा, न उपनियम। यहाँ दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। सिर्फ कहानी के रूप में आपको मैं स्टैंडिंग ऑर्डर समझाऊंगा। स्थायी आदेश क्या होता है? तो पहले आप ये समझिए कि एक पृष्ठभूमि यूँ है कि एक औद्योगिक समाज था, और औद्योगिक जो समाज था वो शुरू से उसका जो अंतर्निहित उसकी जो अपेक्षाएं जो थी वो क्या थी, वो एक पूंजीवादी सोच की तरह थी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना, और वो इस हद तक कि वहाँ वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगता था। तो हर औद्योगिक इकाई, हर मालिक अपने हिसाब से काम कराए। आपको नौकरी पर रख लिया कि चलो तुम हमारे यहाँ काम करना, और आपको रख लिया और उसको किसी दिन 8 घंटे काम कराए, किसी दिन 12 घंटे कराए, किसी दिन 14 घंटे काम करा लिया, किसी दिन छुट्टी की दे दी, किसी दिन छुट्टी के दिन भी बुला लिया। महीने का दिन आया तो पैसा दिया, कभी नहीं दिया। छुट्टी की बात आई तो भूल गए, अपने हिसाब से जो है उनका मामला रहा कुछ। इस तरीके से हर औद्योगिक इकाई अपना अपना अलग तरीके से एक पूंजीवादी सोच जो थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपना लाभ और वर्कर का शोषण, ठीक है, ये पृष्ठभूमि थी। तो ये थी आपके द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास तक। द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल था, तो कारखाने भी खोले गए जो आपके आयुध जो सामग्री थी, ठीक है, गोला बारूद, बंदूक, और जो कारखाने रात रात भर काम कर रहे हैं क्योंकि वो एम्यूनिशंस की ज़रूरत है, युद्ध, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो वर्कर्स को एकदम जोता जाता था और इतना एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कब उसको बेनिफिट मिलेगा, कब मजदूरी मिलेगी, कोई मर गया कोई कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई साप्ताहिक अवकाश मिलेगा नहीं, घंटा तय नहीं है, किसी दिन 8 घंटे 12 घंटे, ये तमाम इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता रहा। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो ये एक रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये तरीका गलत है। एक कॉमन एक नियम होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर वो जो नियम होंगे वो गाइडलाइन होंगे और उसी के हिसाब से कम काम लिया जाना चाहिए। तो विश्व स्तरीय एक लोगों के अंदर जो बड़े बड़े राजनेता थे और बड़े बड़े विश्व गुरुओं का एक जो था, वहाँ ये रियलाइजेशन हुआ। वहाँ से उन्होंने कुछ फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स एट वर्क प्लेस, औद्योगिक इकाइयों में क्या जो मौलिक जो सुविधाएं होनी चाहिए, इन सब को लेकर के एक रियलाइजेशन हुआ। हमारा संविधान भी उसी दौरान मतलब समझिए कि उसका भी जो है उद्भव हो रहा था। दूसरे दुनिया के दूसरे संविधानों से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली जा रही थी। 1946 में ये एक अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, जिसको कहते हैं औद्योगिक नियोजन एवं स्थायी आदेश अधिनियम 1946। उस अधिनियम में ये बात लिखी गई कि भाई हर एक औद्योगिक इकाई समान रूप से व्यवहार करेंगे जहाँ तक के कामगार के उसके कार्य से संबंधित, उसके नियोजन से संबंधित उनके कार्य प्रणाली, नियुक्ति, छुट्टी, अवकाश, भर्ती, उसके आचरण, ठीक है, और जो भी ये जो व्यवस्था है, इस सब के विषय में एक कॉमन लॉ होना चाहिए, एक बेसिक, एक यूनिफॉर्मिटी के साथ एक कानून होना चाहिए। तो उसी को वहीं से इसकी हिस्ट्री आती है, जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। तो ये मिनिमम और एक यूनिफॉर्म एक गाइडलाइन है हर एक औद्योगिक इकाई के लिए।
हर एक औद्योगिक इकाई की कम से कम ये एक बेसिक न्यूनतम वो मानक है जिसके अनुसार हर एक औद्योगिक इकाई व्यवहार करेगी, ताकि किसी भी वर्कर का उसका शोषण न हो। ताकि हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि औद्योगिक वृद्धि हो, सामंजस्य के साथ, समरसता के साथ, देश की उन्नति हो, प्रगति हो, है कि नहीं। औद्योगिक विकास के साथ साथ जो कामगार हैं उसकी भी जो बुनियादी ज़रूरत पूरी हो और उसका भी उत्थान, उसकी प्रगति हो, ये कॉमन उद्देश्य था। तो इसी उद्देश्य के तहत ये संविधान और ये अधिनियम पारित किया गया, और उसके बाद में भी इस अधिनियम में वक्तन फवक्तन ये जो है ये इसमें संशोधन होते रहे हैं, है कि नहीं। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1946 ये हर एक औद्योगिक इकाई पर लागू होता है जहां न्यूनतम 100 वर्कर्स काम कर रहे हों। तो उस न्यूनतम मिनिमम 100 वर्कर्स जिस भी इकाई में काम कर रहे हैं वहाँ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 उस पर लागू होता है। अब उस अधिनियम के अंतर्गत जो मैनेजमेंट है, उस औद्योगिक इकाई का जो मालिक है, उसका जो ओनर है, उसके ऊपर ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस स्टैंडिंग ऑर्डर अधिनियम के अंतर्गत वो वहाँ के कार्य के बारे में, कार्य प्रणाली के बारे में, शिफ्ट आवर्स के मामले में, साप्ताहिक अवकाश के मामले में, छुट्टियों के मामले में, वर्कर्स के क्या आचरण होंगे, क्या वो उनसे अपेक्षाएं की जाएंगी, क्या कदाचार होगा, कदाचार होगा तो उसके लिए दंड व्यवस्था क्या होगी और कैसे दंड देने का क्या उसकी प्रक्रिया होगी, है कि नहीं। और उसमें जब दंड दिया जाएगा तो अपील की क्या प्रक्रिया होगी, ये तमाम वो, और हर वक्त हर चीज़ में एक समान अवसर जो है कामगार को दिया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रबंधन को, मैनेजमेंट को, मालिक को, उस औद्योगिक इकाई के मालिक को वो सारी चीज़ें उसका मसौदा तैयार करना है। अब वो मसौदा तैयार करके वो जमा करेंगे कहाँ? लेबर कमिश्नर, सेंट्रल लेबर कमिश्नर, जो कि जैसे ये हमारी इकाई उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में जो कि डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के यहाँ ये मसौदा जो स्थायी आदेश का जो ड्राफ्ट मैनेजमेंट तैयार करके वहाँ जमा करेगी और 5 कॉपीज़ में जमा होंगी, और फिर उस पर जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के साथ भी वो कॉपीज़ साझा की जाएंगी। और ये एक त्रिपक्षीय वार्ता के बाद, कंसल्टेशन के बाद, उसके ऊपर जब उसमें कोई ये देखा जाता है कि प्रबंधन ने जो स्थायी आदेश जो ड्राफ्ट किए हैं उसमें कोई भी अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा प्रावधान जिससे वर्कर के मौलिक अधिकार साथ में या संवैधानिक अधिकारों का हनन ना हो रहा हो, है कि नहीं। तो उस ड्राफ्ट का वेरीफाई करके, चेक करके, जब हर तरीके से इन एवरी रिस्पेक्ट अगर वो पाते हैं कि ये ड्राफ्ट ओके है, तब उसे वो सर्टिफाई कर देते हैं। जब वो सर्टिफाइड हो जाता है तो वो ही आपका संविधान बन जाता है। उस औद्योगिक इकाई के लिए वो कानून है, स्थायी कानून है। एक बड़े स्तर पर देखिए, एक बड़ा कानून जो हम कह सकते हैं जो सुपर लॉ है, वो हमारे लिए क्या है? भारत का संविधान। अब भारत का संविधान एक हमारे लिए सबसे बड़ा स्रोत है ज्ञान का, मार्गदर्शन का। लेकिन अब नीचे स्तर पर जब आएंगे, एक राज्य है, इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य में अलग अलग ज़िले हैं, ठीक है। ज़िले में छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, हर औद्योगिक इकाई का प्रोडक्ट अलग है, लोग अलग हैं, वहाँ के भौगोलिक उसकी जो भी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो सब अलग हैं। तो संविधान जो है एक भारत का संविधान है,
लेकिन भारत के संविधान के ही रेफरेंस में जो एक छोटी सी औद्योगिक इकाई में जो हमारे वर्कर्स के साथ प्रबंधन का क्या व्यवहार होगा और वर्कर्स किस प्रकार से आचरण करेंगे, उसका जो संविधान है वो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ये एक औद्योगिक इकाई स्तर पर ये इसको आप कह सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बायलॉज, एक सुपर लॉ होता है और उस सुपर लॉ के रेफरेंस में जो छोटे छोटे हम लॉ और उसको गढ़ते हैं, जो नियम गढ़ते हैं, ठीक है, और जिसमें आपसी उसमें हम उसको रेटिफाई करते हैं कि भाई आज से यही हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, यही हमारा कॉमन मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है और इसी के अनुसार हम काम करेंगे। अब आप देखिए जैसे ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एक सुपर लॉ है, संविधान ने एक अधिनियम बना दिया, लेकिन हर एक ट्रेड यूनियन उस एक्ट के अंतर्गत अपने बायलॉज भी बनाती है कि वो अपनी कार्यकारिणी, उसकी कार्यकारिणी का क्या नियम होगा, क्या डिसिप्लिन होगा, कैसे लोग चुने जाएंगे, कब कब बैठक होगी, उस बैठक का उद्देश्य क्या होगा, कितने ऑफिस बेरर्स होंगे, वो कैसे कैसे कार्य करेंगे, है कि नहीं। तो वो बायलॉज है। इकाई स्तर पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स ये उसके लिए संविधान है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर्स आप कह सकते हैं कि बहुत सारे और कई सारे जो कि कार्य से संबंधित जो नियमों का संग्रह है, वो संग्रह जो आपको दिशा निर्देश देता है कि किस प्रकार आपको अपनी ड्यूटी करनी है, ड्यूटी के दौरान आपका क्या कंडक्ट होना चाहिए, आपको कब आना है, कब जाना है, क्या शिफ्ट आवर्स होंगे, कितने घंटे की आपकी का शिफ्ट आवर्स होगा, आपको एक पहचान पत्र दिया जाएगा, वो पहचान पत्र दिखा करके आपको मुख्य द्वार से इंटर होना है, ठीक है, और जब जाएंगे तो वही पहचान पत्र दिखा करके आप बाहर निकलेंगे। आपको कब कब काम करेंगे, साप्ताहिक अवकाश मिलेगा और छुट्टियां मिलेंगी, HPL मिलेगा, अर्न लीव मिलेगा, आपको कैजुअल लीव मिलेगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। कैसे आपको सर्विस, आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, आपको अपना पता डिक्लेयर करना है, आपको अपना जन्म तिथि आपको डिक्लेयर करना है, ये सारी चीज़ें स्टैंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। कामगार में कितनी श्रेणी होगी वो भी उसमें लिखे जाते हैं, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, परिवीक्षा अवधि कितनी होगी, प्रोबेशन पे आपको कितने दिनों तक रखा जाएगा, प्रोबेशन के दौरान आपको किन किन चीज़ों पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा, परिवीक्षा के दौरान अगर आपके उन मानकों पर आपका व्यवहार, आपका परफॉर्मेंस अगर संतोषजनक नहीं पाया गया तो प्रबंधन को ये अधिकार है कि वो फिर आपको उससे जो है उसको हटा सकते हैं, आपको रिमूव कर सकते हैं। तो ये अधिकार इसी स्टैंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत ये निहित है, प्रबंधन का अधिकार। और प्रबंधन के लिए भी ये एक ऐसा संविधान है कि वो इसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर जो है ये त्रिपक्षीय वार्ता के और प्रोसेस के बाद ये एक ऐसा बायलॉज है, एक कॉमन मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है, वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों मिलकर ये लिखते हैं और तय करते हैं और सेंट्रल लेबर कमिश्नर के यहाँ ये रेटिफाई होता है कि साहब अब हम इसके अनुसार ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के ऊपर ये है, प्रबंधन भी इसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती और आपसे भी अपेक्षा है, वर्कर से भी अपेक्षा है कि वो भी इसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। तो हर एक औद्योगिक इकाई को अपनी स्टैंडिंग ऑर्डर उसको लिखना है, मसौदा तैयार करना है, सेंट्रल लेबर कमिश्नर के यहाँ जमा करना है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को भी कॉपी दी जाएगी और त्रिपक्षीय एक कंसल्टेशन के बाद जब उसमें कोई दोष न पाते हुए तब सेंट्रल लेबर कमिश्नर उसको सर्टिफाई करते हैं। अब जब ये सर्टिफाई हो जाता है उस दिन से ये स्थायी आदेश लागू हो जाता है।
यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा रिकैप बताइए क्या हमने समझा। बोलिए, व्हाट इज स्टैंडिंग ऑर्डर? वो तो जो आपने बताया सर कि जैसे हमारा एक सुप्रीम लॉ संविधान, उसी के अंडर में हम लोग जैसे स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग अपने बायलॉज बनाते हैं। ऐसे ही जैसे 1926 यूनियन का ट्रेड यूनियन एक्ट है, वो एक यूनियन के लिए एक सुप्रीम लॉ है, और जो जितने भी डिफरेंट यूनियंस हैं वो उसी के तहत अपने बायलॉज बनाते हैं। ऐसे ही जो हमारा कानून है उसी के अंदर में किसी भी औद्योगिक जो कानून है उसके अंदर में हम लोग एक बायलॉज कह सकते हैं, उसको स्टैंडिंग ऑर्डर वही है कि हमारा जो भी उद्योग होगा जिसमें 100 कर्मचारी से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया जाएगा, जिसको कि डिप्टी कमिश्नर के पास भेजा जाएगा, फिर उसकी ड्राफ्ट को देखेंगे, सर्टिफाई करेंगे, और वो फिर लॉ के रूप में बनना है। बहुत सही, एकदम वेरी गुड। भाई आशीष जी के ताली बजाइए। वेरी, इन्होंने पूरे डिलीवरी का एक सारांश दे दिया। इज़ अ वेरी अटेंटिव लिसनर। हाँ, और बताइए। जैसे कि सर ये स्टैंडिंग ऑर्डर में ये सारी चीज़ें आज भी बता सकते हैं। उसके आगे ये है कि स्टैंडिंग ऑर्डर में होता क्या है। मेन चीज़ ये है कि इसमें लोग इस टाइप के बनते हैं। तो लोग हैं जो इंडस्ट्रियल कर्मचारी हैं, उनसे आने जाने से लेके उठने बैठने से, दुर्व्यवहार से लेके, डिसिप्लिन से लेके सारी चीज़ें उसमें नोटिफाइड रहती हैं कि किस तरीके से कर्मचारी को आना है, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है। गलत भाषा करेगा तो क्या, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ उसमें वो रहती हैं। वेरी गुड। और बताइए। इसमें से इस तरह से बनाया है कि वर्कर का शोषण नहीं हो, हम किस तरह से मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को लेबर कमीशन को अप्रूव करती है, ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक परिवर्तनों से गुजर रहा है, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है कि हम जिस बिजनेस में, जिस प्रोडक्ट में हैं, अब उस प्रोडक्ट में भी हम बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर रहे हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से और मार्केट के लिहाज से, और हम साथ ही साथ हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जा रहे हैं। हम नए नए एरियाज़ में जा रहे हैं, ठीक है। नए नए एरियाज़ में रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ठीक है, और जो वैसे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, दूसरे ख़ास तौर से हम सर्विसेज में जा रहे हैं, है ना, स्पेयर पार्ट्स, सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, बिजनेस की तरफ हमारा फोकस है। अब इस बड़े गोल को आप नज़र में रखिए, ठीक है। कंपनी को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक उसको अपना जंप लेना है, चेंज लाना है, मैनीफोल्ड, ठीक है। हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान के अनुसार हमको ये होना चाहिए कि अब 3000 करोड़ जो है एवरी क्वार्टर हमको परफॉर्म करना है कि नहीं, उस हिसाब से। तो इस पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो हम ये देखेंगे कि एज इंडिविजुअल एम्प्लॉई कंपनी की इतना बड़ा उसका स्ट्रेटेजिक उसका एक विजन है, उसके हिसाब से मेरा कंट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब आप वो पर्सपेक्टिव भूल जाइए कि बरतानिया हुकूमत की अभी छोड़ के गई है, अभी भी हम उसी हैंगओवर में हैं कि जैसे कि अभी भी ब्रिटिश जस्ट अभी कल परसों ही हमको छोड़ के गए हों। ऐसा नहीं है, 70 साल उससे ज़्यादा हो गए। अब एक अलग अप्रोच है को आपको बिजनेस में कॉम्पीट करना है मार्केट में, तो कैसे करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ एक आम कर्मचारी के लिए मैं तब भी कहता हूँ कि ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर में जो बुनियादी बातें हैं ना, ये भी बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत सी बातें ऐसी लिखी गई हैं जो हमेशा आपके बिजनेस के लिए कारआमद हैं और वो आपकी स्ट्रेटजी को हमेशा सपोर्ट करेंगी। तो कुछ ऐसे नियम हैं, इसीलिए कहते हैं इट इज़ अ सुपर लॉ। स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इट इज़ ए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल टाइम टू कम,
कि अगर एक कर्मचारी, एक कामगार सिर्फ स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बुनियादी बातों पर ही अगर वो अमल कर ले, तो ये आप मान लीजिए कि आप कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स और उसके गोल्स में आप अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो उस लिहाज से, उस पर्सपेक्टिव से भी ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स सिर्फ ऐसा ना समझें कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सिर्फ हम फायर फाइटिंग और दंड प्रणाली और दंड व्यवस्था के ही परिप्रेक्ष्य में, उसके ही मद्देनज़र हम इन चीज़ों को सोचते हैं। ऐसा नहीं है। स्टैंडिंग ऑर्डर इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ डूज एंड डोंट्स। क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना है वो सब लिखे गए हैं, क्या नहीं करना है वो भी लिखे गए हैं, और क्या करेंगे तो वो कदाचार हो जाएगा। इसलिए वो कदाचार भी लिखना जरूरी है ताकि एक नियंत्रण रहे और कलेक्टिवली हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो। हम व्यक्तिगत सब लोग बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मर हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए रूल का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जितने सारे जो ब्रिलियंट और एक्सीलेंट लोग एक साथ, अगर उनके अंदर एक रूल नहीं हो तो वो सब अपना अलग अलग बिहेव करेंगे, गाड़ी कहीं आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि सब जीनियस लोग हैं। सारे जीनियस लोग अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। देर इज़ नो कॉमन मिनिमम अंडरस्टैंडिंग, देर इज़ नो कॉमन मिनिमम दिस रूल्स एंड नॉर्म्स। तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर वही चीज़ है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स के लिए और सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए कंडक्ट, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1975 है, उसी प्रकार से आपके लिए, हमारे कामगार साथियों के लिए ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर भी, ये स्टैंडिंग इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ मूलभूत बातें ऐसी लिखी गई हैं जो आने वाले हर एक समय के लिए ये रिलेवेंट हैं और जो कि आपके बिजनेस स्ट्रेटेजी को और स्ट्रेटेजिक गोल्स के अचीवमेंट में आपको कारआमद साबित होते हैं। ये हमारा एक टिपिकल माइंडसेट है कि जब हम स्टैंडिंग ऑर्डर, कंडक्ट, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, इन सब की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? हम आँख बंद करते हैं तो हम सोचते हैं कि जैसे विजिलेंस, एक्शन, चार्जशीट, पनिशमेंट, ट्रांसफ़र, है ना, प्रताड़ना, जहनी टेंशन, एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें घूमती हैं। लेकिन अब आप इसको दूसरे तरीके से सोचिए। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ, क्योंकि जब स्टैंडिंग ऑर्डर की बात आती है, हम एज अ पार्टिसिपेंट अपने आप को क्या देखते हैं कि जैसे हम क्वेश्चन बॉक्स में या कटघरे में खड़े हैं और हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बल्कि यूँ सोचिए कि ये दोनों तरफा, ये बोथ साइडेड इज ए डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ लॉ। ये प्रबंधन के लिए भी एक डिमार्केशन है और वर्कर्स के लिए भी है। पॉजिटिवली देखेंगे तो वर्कर्स को लिए कि भाई वर्कर्स को का ये प्रोटेक्शन है, उसको जानना चाहिए, है कि नहीं? बात दरअसल ये है कि हम सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। लेकिन बहुत से हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कर्तव्य के सामने हमारे अधिकार बहुत ही हीन हैं। ठीक है, अपने हम जब कर्तव्यों को याद करेंगे तो अधिकार हम भूल जाएंगे। तो ये हमारे जो कर्तव्यों का ये एक संग्रह है, इसको अगर हम जान लेंगे तो फिर हम उससे हमारा भी प्रोटेक्शन है। और ये ख़ास तौर से ये स्टैंडिंग ऑर्डर प्रबंधन के लिए भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत के संविधान में, वैसे ही ये प्रबंधन के लिए भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कि आप एक वर्कर्स के कंडक्ट को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको आप मोटिवेट करेंगे, कैसे उसका ग्रीवांस का रिड्रेसल होगा, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। सर इसमें एक थोड़ा सा आपकी अनुमति से बोलूँ कि जैसे उन्होंने बोला ये डर, मतलब डरने की भी वस्तु है,
तो जैसे भारत का संविधान है, तो कोई मेरे ख्याल से भारत में कोई नहीं कहेगा कि भारत के संविधान से डर लगता है। वो डर नहीं लगना चाहिए। तो डर संविधान से कैसा डर? वो तो हमें बता रहे हैं ना, हमें ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारे राइट्स क्या है। एग्जैक्टली सेम यही है, ये भी संविधान है बीचल का या किसी उद्यम का। वो हमें बता रहा है कि हमारे राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो डरने की चीज नहीं है, ये अवेयरनेस की चीज है, जागरूकता होनी चाहिए। मैं जागरूकता बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना पूरा है, अगर आप उसको देखो, फंडामेंटल राइट की बात पहले की गई है। तो ये चीज संविधान का ही होना चाहिए। है वही, हम भी जानते हैं, लेकिन होता है कि जनरल फिनोमेना की बात है, अवेयरनेस वो जो बताया तो इसीलिए तो ये क्लास लगाए जाते हैं। लेकिन आप क्या है कि अवेयरनेस की कमी का आते नहीं हम लोग। देखिए, अब फंडामेंटल राइट्स की बात क्यों, ये जो चीज़ें गढ़ी जाती हैं, दायित्व कामगार से ज़्यादा दायित्व किसका होता है? मालिक का। इसीलिए संविधान में नागरिक अधिकारों की बात पहले की गई है, क्योंकि भारत का जो संविधान है या कोई भी संविधान, वो संविधान जनता के लिए पहले नहीं है। पहले जो उस राजगद्दी पे जो बैठ रहा है, जो शासक है, जो प्रशासक है, ये उसके लिए हिदायत है कि भाई अवाम के ये हुकूक होंगे, उसके ये अधिकार है, ठीक है, और उसका प्रोटेक्शन ये राज्य की जिम्मेदारी है। और फिर बाद में जनता को भी कर्तव्य, इसीलिए संविधान में जो ड्यूटीज़ जोड़ा गया 1976 के संशोधन में ड्यूटीज़ भी, कि भाई ठीक है, अधिकार तो आपने बता दिए, लेकिन जनता के कर्तव्य भी तो बताइए, है कि नहीं? तो फिर कर्तव्य की बात ये की। स्टैंडिंग ऑर्डर्स में आपके बेसिक चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताना। भाषाएँ दी गई भी हैं, इसको डिफाइन किया गया कि मैनेजमेंट, प्रबंधन कौन होगा, वर्कर कौन होगा, उसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट, नोटिस किसको कहते हैं, नोटिस बोर्ड कहाँ पे लगेगा, क्या होगा, डिस्प्ले कैसे होगा, टाइम ऑफिस, टाइम अटेंडेंस, ये तमाम ये शब्द को पहली परिभाषाएं दी गई है। ये मुख्य और प्रमुखतः ये शब्द हैं। उसके बाद फिर नियम आगे बताए गए कि वर्कमैन, जो कामगार हैं, उसकी क्या क्या उसकी क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है, अस्थायी, टेम्पररी, परमानेंट, अप्रेंटिस, कैजुअल, ठीक है, ये सब उसके क्लासिफिकेशन हैं। प्रोबेशनर, जो परिवीक्षा में जो होगा, वो भी उसके बारे में बताया गया कि उसका एक साल की उसका प्रोबेशन पीरियड होगा। उस प्रोबेशन पीरियड में उसके परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। अगर परफॉर्मेंस उसका सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो फिर उसके प्रोबेशन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और अगर आचरण उसका वैसा रहा कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो प्रबंधन को ये अधिकार है कि वो उसकी सेवा समाप्त करके उसे बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये संविधान में ये बात लिखी गई है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में बात की गई। पहले पुराने अप्रेंटिसेस भी लिए जाते थे। वो अप्रेंटिसेस जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत ट्रेनिंग करते हैं, वो इस स्टैंडिंग ऑर्डर उस पर लागू नहीं होगा। ये वो अप्रेंटिस है जो पहले कंपनी डायरेक्ट 1 साल के अप्रेंटिस भर्ती करके उसको फिर बाद में उसे स्थायी कर देती है। ये क्लासिफिकेशन उसमें। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके नियम 4 बताते हैं कि भाई प्रबंधन को ये अधिकार है कि जब वो अगर आपको सेवा का मौका दे रही है और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दे रही है तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, है कि नहीं। अब कल को कोई साहब कहते कि नहीं मैं क्यों मेडिकल एग्जामिनेशन कराऊं, ठीक है, लेकिन ये नियम में है कि आपकी फिटनेस, आपका फिटनेस चेक किया जाएगा, ठीक है, ये कंपनी का नियम है। तो ये उसके बाद जब आपकी फिटनेस को देख करके फिर उसको आपको कंफर्म किया जाएगा। आपका सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। सर्विस रिकॉर्ड में आपकी सारी चीज़ें, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, आपकी पता, पिता का नाम, परिवार का विवरण, ये सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर करनी है, ठीक है। जन्म तिथि के मामले में किसी भी प्रकार का अगर उसमें कोई विवाद होता है, ठीक है, तो प्रबंधन उसको वो करेगी। और जैसे पुराने लोग अक्सर ये थे कि उनको वर्ष पता है और उनको तिथि याद नहीं है, तारीख याद नहीं है जन्म, तो इस नियम में ये कहा गया कि 1 जुलाई उनका डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा। अगर सिर्फ
ईयर पता है कि साहब 1980 में पैदा हुए थे हमारे माता पिता, या किसी को कहीं कोई प्रूफ नहीं है कि नहीं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो पुराने लोग 1 जुलाई वाले, यानी कि उनको डेट ऑफ बर्थ, हाँ अब वो वाले तो ख़त्म हो गए हैं जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आइडेंटिटी कार्ड आपको दिया जाएगा, उसमें आपके डिटेल्स होंगे। उस आइडेंटिटी कार्ड को आपको संभाल कर रखना है कि आपकी पहचान है, वही दिखा करके आप अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था में जो लोग हैं वो आपसे आई कार्ड मांग सकते हैं, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है। अगर आप मुख्य द्वार से इंटर कर रहे हैं, उन्होंने कहा साहब आप आई कार्ड दिखाएं, तो इसमें हमें ऑफेंसिव फील नहीं करना है कि आपकी कैसे हिम्मत हो गई कि आपने मुझसे आई कार्ड पूछा, आप क्या हमको पहचानते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे फजूल गुफ्तगू में मुब्तला होने से बेहतर है कि आप अपना आई कार्ड निकालें और सीधा दिखा दें, है कि नहीं। तो ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस स्टैंडिंग ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन। सेफ्टी नियमों का पालन करना है, अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म पहन करके आना है, ठीक है। पीपीई का इस्तेमाल करना है, ठीक है। हर एक कामगार से ये उम्मीद की जाती है कि अपने वर्क स्टेशन की साफ़ सफाई रखें, उसको टाइडी रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं आपका टूल्स वहीं बिखरा हुआ है, सारी चीज़ें अब आप ये उम्मीद करते हैं या हम उम्मीद करें कि नहीं अब कोई क्लीनिनेस और सफाई वाला आकर के इस काम को करेगा, नहीं। ये बेसिक वर्कमैन की ये जिम्मेदारी है कि उसको अपना वर्क प्लेस जो है उसको क्लियर रखना है। शिफ्ट वर्किंग, ठीक है। रूल नंबर 11, इसमें आपके कितने शिफ्ट आवर्स होंगे। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं मोहित जी, ठीक है। शिफ्ट वर्किंग के आपके 8 घंटे की शिफ्ट होगी, उसमें कब से कब तक शिफ्टें चलेंगी, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और जनरल शिफ्ट। और रात में जो विशेष जो हमारे जो चलते हैं प्लांट है ना, प्रोसेस प्लांट्स, उसमें क्या होंगे शिफ्ट आवर्स, ये सब का उसका डिस्प्ले, उसका रिकॉर्ड टाइम ऑफिस में होगा। ये सब सारी चीज़ें ये नियम में दिए गए हैं। अटेंडेंस, पहले अटेंडेंस आपका पंच वो होता था, आपको बायोमेट्रिक है। तो प्रबंधन जब जो भी सिस्टम अटेंडेंस के लिए लागू करेगी, हमको सहर्ष उसको स्वीकार करना है, उसको अपनाना है, ठीक है। चाहे कभी कभी आपका बायोमेट्रिक काम नहीं करता है तो वहाँ पर जो गार्ड है मुख्य द्वार पर, वो आपसे कह सकता है कि आप रजिस्टर में नाम, स्टाफ नंबर और दस्तखत करके एंट्री करके आप जाएं। दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल एज पर दी स्टैंडिंग ऑर्डर। अपने वर्क स्थान को जहाँ पर आप काम कर रहे हैं बिना अनुमति के छोड़ना नहीं है, ये ठीक है। बिना आपके वर्क स्टेशन पे आपने अपना काम ख़त्म कर लिया, अब आपको लगा कि मैं फ्री हूँ, तो आप अपना वर्क स्टेशन छोड़ करके आप किसी और दूसरे की जगह चले जाते हैं, तो ये भी स्टैंडिंग ऑर्डर के बरखिलाफ़ है। और ये अपेक्षित नहीं है कि आप अपने वर्क स्टेशन को छोड़ के दूसरी जगह पे आप चले जाएं। सीक्रेसी, विभागीय किसी भी प्रकार की जानकारी और उसके संबंध में कोई भी सूचना, उसको गोपनीय रखना, ये प्रत्येक कामगार की जिम्मेदारी है। अगर आप कोई पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसको ये सीक्रेट रखना, ये भी जो है हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंतर्गत आता है। किसी भी प्रकार का इन्वेंशन है, आपका व्यक्तिगत कोई इन्वेंशन है, अगर पहले है कंपनी में ज्वाइन करने से पहले, तो आप कंपनी को ज़रूर डिक्लेयर करें। लेकिन कंपनी की सेवाओं में रहते हुए आपने कोई इन्वेंशन किया है, कोई आपका अपना इनोवेशन है, तो उसकी भी जानकारी आप कंपनी को दें। ये भी क्योंकि जो आपका उसमें अगर आपका एक वो इंटेलेक्चुअल उसकी प्रॉपर्टी है, तो और साथ साथ अगर उसमें कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन है, तो उससे दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। एक्सीडेंट्स, अगर कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का अगर दुर्घटना होती है, तो उसमें ये कामगार की जिम्मेदारी कि उसकी सूचना को स्वयं फ़ौरन दे, जब भी
अगर उसके बगल में कोई साथी है, कोई भी उसको दुर्घटना होगी तो वो उसकी मदद करे, अपने सुपरवाइजर्स को बताए, और जो भी अगर फायर इंसिडेंट है या चोट लगी है फर्स्ट एड को सूचना दे। फायर इंसिडेंट है तो फायर के नंबर हैं, वहाँ पर ये सूचना दे। एक्सीडेंट्स से बचने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसका वो ख्याल रखे, ठीक है। और क्योंकि अपने वर्क स्टेशन को साफ़ सुथरा क्लीन रखे। आप जहाँ काम कर रहे हैं, कोई जॉब आपने पूछा और कपड़ा है उसमें ऑयल लगा हुआ, आपने यूं ही फेंक दिया, तो ये गैर जिम्मेदारी है, उससे आग लग सकती है। वर्क प्लेस पे धूम्रपान करना, ये दिस इज मिसकंडक्ट। धूम्रपान कर रहे हैं और बीड़ी वहीं पे सुलगता हुआ छोड़ दिया, उससे आग लग गया, तो ये किसका नुकसान है? कंपनी का, देश का, राष्ट्र का नुकसान है। और उल्टा आप देखेंगे इनडायरेक्टली ये वर्कर्स का भी नुकसान है। तो ये सब बेसिक चीज़ें ये बताई गई हैं। स्टॉपेज ऑफ वर्क के जैसे प्रबंधन को ये अधिकार है कि अगर किसी कोई अपरिहार्य कारण से मटेरियल नहीं है या बिजनेस की कुछ ऐसी स्थिति है तो काम बंद किया जा सकता है, ठीक है। उसको रिट्रेंच भी कर सकते हैं, छटाई भी कर सकते हैं, है कि नहीं। या एक शॉप में काम नहीं है, प्रबंधन आपको उस एरिया से हटा करके जहाँ काम है वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, ये उस जगह काम है। तो वर्कर्स या हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि नहीं साहब हम तो टेपिंग ही करते आए हैं, अब आप वहाँ कहेंगे कि स्क्रू टाइट करो तो वो तो हम नहीं कर पाएंगे। ये आप इसका एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, क्योंकि आप बेसिक आपके अंदर वो टेक्निकल वो चीज़ें हैं जिसको परख करके कंपनी ने आपको अपॉइंट किया है। कोई भी प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट नौकरी के दौरान बिना कोई भी वर्कमैन जो है अलग से कोई व्यापार और कोई ट्रेड वो नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। ये कंपनी के ये स्टैंडिंग ऑर्डर के खिलाफ है। बाइगेमस मैरिज, ठीक है, 2 शादियाँ, ठीक है, तो ये भी स्टैंडिंग ऑर्डर के नियम के विरुद्ध है। 2 शादी, एक एम्प्लॉई 2 शादी नहीं कर सकती, यानी कि पहली जो शादी है आप पहले ही पत्नी को पहले उसके साथ उसको निपटाइए, उसके बाद ही फिर दूसरा आप सोच सकते हैं। निपटाने का मतलब निभाइए, ठीक है। नहीं, मैंने कहा कि भाई एक ही से निपट लो तो बहुत बड़ी बात होती है। वो तो बड़े महारथी और सूरमा लोग हैं जो हिम्मत कर जाते हैं 2 की हैं। हाँ, ठीक है। बाइगेमस मैरिज, हम इस का स्तर पहुंच रहे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। हाँ, जो मालिक या प्रबंधन द्वारा बनाया गया स्टैंडिंग ऑर्डर है, और जो 1946 वाला स्थायी आदेश संख्या जो फैक्ट्री एक्ट और मजदूरों के लिए बनाएगा उससे भी अलग हो जाता है। नहीं, अलग नहीं होता, अलग नहीं होता। ये वर्क प्लेस पर काम करने के लिए है। नहीं, आप आगे तो समझिए, ये वर्क प्लेस के साथ सब पूरी कंप्लीट है। ये अभी तो मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, अभी आगे ये 1984 में 28 नवंबर 1984 में ये आपके जॉइंट चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल का ये सर्टिफाइड है, 1984 में, ठीक है। अधिनियम 1946 का है। प्लांट लेवल पर प्रबंधन कुछ बदलती रहती है। हाँ, नहीं, देखिए अब आप समझिए, जैसे इसमें लिखा है कि अटेंडेंस है, जब प्रबंधन जो भी अटेंडेंस की प्रणाली तय करेगी उसमें वर्कर्स को उसको वो करना है कि नहीं। अब इसमें ये बात लिखी गई है, आपको याद होगा कि एक समय था कि तकरीबन 7-8 साल बायोमेट्रिक अटेंडेंस का एक बहुत संघर्ष रहा, ठीक है। हमारे ट्रेड यूनियंस और ये उन्होंने कहा नहीं साहब बायोमेट्रिक पंचिंग हम नहीं करेंगे, जो है वही जो सिस्टम रहा कि भाई लोग जाते थे और वो एक तबका था जो अटेंडेंस वो दर्ज करते ही नहीं थे, वो अंदर जाते थे, वो अपना उनका पंचिंग व्यवस्था पुराना वो सिस्टम चल रहा था। लेकिन जब हम ये नियमों को समझते हैं व्यापक रूप से तो हमारा वो अंडरस्टैंडिंग वो क्लियर होता है कि ये क्या है।
बाकी वो एक IR मैटर अलग था, वो किसी और चीज़ों से लिंक्ड था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें वो सारी चीज़ें हैं। ये स्टैंडिंग इसलिए है कि जो फंडामेंटल जो उसके कानून है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है कि सिस्टम वाइज वो आउटडेटेड हो गया हो, लेकिन रूल वही है। 2 शादी वाली बात है तो आज भी वो है, प्रोबेशन वाली बात है तो आज भी है, डिसिप्लिन, वर्क प्लेस डिसिप्लिन वो उस वक्त भी था कि भाई वर्क प्लेस पे एम्प्लॉई को साफ सफाई रखनी है, वो आज भी लागू है कि नहीं। इसको ये है बेसिक, इसीलिए बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब कि इट इज स्टैंडिंग, इट इज परमानेंट इन नेचर फॉर ऑल टाइम टू कम। ठीक है, तो ये उसके बेसिक टेनेट्स में कोई तब्दीली नहीं है। अब इसमें ये लिखा गया कि भाई अब ये तो कुछ अपेक्षित व्यवहार, अब उन्होंने कहा कि क्या कदाचार होंगे, ये भी तो उन्होंने कुछ जो है सांकेतिक रूप में कुछ कदाचार की भी लिस्ट बना दी कि विलफुल इनसबऑर्डिनेशन, जानबूझकर जो आदेश मिले विभागीय आदेश की अवहेलना करना, काम स्लो करना, ठीक है, किसी को उकसाना, काम बंद करना, बंद करवाना, ठीक है, फिजिकली किसी को प्रेशर में लेना, रोकना, ठीक है, कार्यस्थल पर भीड़ जमा करके कार्य को बाधित करना, ये सब क्या है, ये कदाचार की एक लिस्ट है। रिश्वत लेना, गलत तरीके से अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। नहीं, मैं आप सुन लीजिए पहले, आप अपने आप को यूं क्यों मान रहे हैं कि आपको चार्जशीट मिल रहा है? अरे भाई मेरे, मैं तो इतनी बड़ी आधा घंटा तो मैं भूमिका पे ही दे रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, आप जब जान लेंगे तो पहले आपने अपने अधिकार भी जान लिए तो कर्तव्य भी जानिए। आप नहीं तो कम से कम 100 में कोई एक कर्मचारी ऐसा होगा जो अनभिज्ञ है इन बातों से, आप उसको बता सकेंगे। अब आगे क्या लिखा है, मानसिकता, माइंडसेट बदलना है। जब चेयर पे बैठ रहे हैं, आप ये सोचिए कि मैं प्रशासक हूं, मुझे 4 लोगों को कंट्रोल करना है। जब आप इस नज़रिए से सोचेंगे तो आपका नज़रिया, लहजा सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, अलग बदल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने भूमिका पे जोर इसलिए दिया कि पहले ये समझिए कि ये दोनों तरफ के लिए कॉमन वो है। आप ही कहते हैं, हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स बैठे हैं, जब मैनेजमेंट अगर कोई एरर करती है तो आप खुद उनको चेक करते हैं कि नहीं साहब स्टैंडिंग ऑर्डर में ऐसा नहीं लिखा है। आप बोलते हो कि नहीं कि सर आप कैसे कर देंगे, 3 महीने हो गए आपने सस्पेंशन वापस नहीं लिया, वहाँ तो 3 महीने की बात है, तो आप किस डॉक्यूमेंट को रेफर करते हो, किसी डॉक्यूमेंट को आप रेफर करते हो। तो कहने का मतलब ये है, अब आप जैसे आगे तो मैं बता रहा हूँ, अप्लाइंग लीव फॉर ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट, झूठ बहाना बना करके बहाने के आधार पर छुट्टी लेना, है ना, आदतन गैर हाजिर रहना, छुट्टी ले लेना, ठीक है। अब नहीं है, सूचना नहीं दी, बोले अरे यार आज सी ऑफ लगा देते हैं, ठीक है, मूड नहीं है, मौसम में आज बारिश हो रही है, सी ऑफ लगा देते हैं। ये अगर हम वैसे भी सोचें तो ये गैर जिम्मेदारी भी है। आपका एक जॉब जो प्रोसेस में है, आपने उसकी टेपिंग की आधी छोड़ दी, जो कल कंप्लीट हो जाना चाहिए था, आज आप बस ऐसे ही मूड हुआ कि आज छोड़ नहीं जाते हैं, सी ऑफ लगा देंगे, ठीक है। ये राइट नहीं है, यहाँ राइट की बात मत करिए, ये गैर जिम्मेदारी है, ये स्वयं को धोखा दे रहे हैं आप, अपनी हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लॉइटरिंग करना, इधर उधर घूमते रहना, इधर है इधर नहीं हुआ, काम नहीं चले उधर चले उधर चले, उधर चले गए, वाइंडिंग है वाइंडिंग से चले गए फैब्रिकेशन से ऑक्सीजन प्लांट ने बोला अरे ऑक्सीजन सही नहीं आ रहा, चलो चले लोको में बोला यार वंदे भारत तो बने ही नहीं है, तो चलो HR चलते हैं, ठीक है।
तो इसको कहते हैं लॉइटरिंग, दिस इज ऑल्सो मिसकंडक्ट। ठीक है, सूद पे पैसा देना, शराब पीना, गाली गलौज करना, ठीक है, उद्दंड करना, उपद्रव करना, जंगली व्यवहार करना, ठीक है, और आदतन किसी भी नियमों का उल्लंघन करना, आदतन स्मोकिंग करना, ठीक है, स्मोकिंग करना, ये कदाचार है। और जानबूझकर नुकसान पहुंचाना काम को या किसी भी प्रोसेस को, ये सबसे बड़ा हो गया। और अपने सुपीरियर को रिपोर्ट नहीं करना, सेफ्टी के जो प्रावधान है उसका पालन नहीं करना, सेफ्टी इक्विपमेंट का उपयोग नहीं करना, गैर वैधानिक तौर पर डेमोन्स्ट्रेशन करना, किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना, किसी को डराना धमकाना, ठीक है, और किसी भी प्रकार का झूठा इल्ज़ाम लगाना, डिफेमेटरी, ठीक है, बदनाम करना किसी भी अधिकारी मैनेजमेंट को, ये भी एक फॉल्स एलिगेशन का मतलब ये है। आप एलिगेशन लगा सकते हैं, बट यू शुड हैव प्रॉपर एविडेंस एंड करेज टू प्रोड्यूस द एविडेंस। और जब आप देंगे तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर जांच होगी। withholding any information relevant for which he is supposed to relieve in his official capacity with a view to jeopardizing the interest of the company। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, आपको लगता है कि बड़ा रिलेवेंट है, अपने पास रखे रहना और अपने मकसद के लिए उसका उपयोग करना, तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो मिसकंडक्ट। गुमनाम पत्र लिखना, बिना नाम की चिट्ठी लिख करके किसी को बदनाम करना। ऐसे तो गुमनाम पत्र की भी जांच होती है, लेकिन गुमनाम में कोई नाम नहीं होता, लेकिन अगर गुमनाम में वो नाम साबित हो जाए तो वो भी कदाचार है। और ऐसा हुआ है, जांच पड़ताल करने के बाद वो हार्ड डिस्क भी पता चल गया, वो टाइमिंग, वो चीज़ें तो वो पता तो चली जाती है, ठीक है। रूड मतलब जैसे कहा ना कि बहुत ही उद्दंड व्यवहार, गलत लहजा, बदतमीजी से बात करना, मिसबिहेवियर, ये चीज़ें। अच्छा, जो ये मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, अधिकारियों के लिए भी। यही नियम सीडीए में भी है। मैं सीडीए में भी मैंने ऐसी हमने चर्चाएं की हैं, कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। तो हम जैसे लोग जब उधर बैठते हैं ना, ये हमारा एक तरीका हो गया, या फिर हम सोचते हैं, तो एग्जीक्यूटिव जो बैठते हैं ना, वो भी अपने आप को वैसे ही सोचने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है, सोचना ये है कि भाई हम ये जान लेंगे, हम तो ये नहीं करते, और यहाँ पर कोई भी है इन चीज़ों से कोई करता ही नहीं है, लेकिन जब हम जान जाएंगे तो आप कम से कम आपका एक कंट्रोल रहेगा आप किसी साथी के ऊपर, और कहीं आप किसी को एजुकेट कर सकते हैं, आपके नॉलेज में रहेगा कि नहीं यार ये भी मैं बता रहा हूँ 90% ऐसे बिहेवियर जो मिसकंडक्ट हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि ये मिसकंडक्ट है, लेकिन उनको लगता है ये तो मेरा राइट है। कॉरिडोर्स में सिगरेट पीना, आकर के सिगरेट पी रहे हैं, है ना, गुटखा से थूक रहे हैं, इधर उधर इधर उधर गाली चिल्ले चिल्ली करके बात कर रहे हैं, बात करने में 10 गाली दे रहे हैं। उनको लग रहा था मैं कितना इम्पावर्ड हूँ, उनको लगता है कि मेरा रोब तो गाली से ही चलता है, गाली से शुरू होते हैं, गाली से ही ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या लगता है कि मेरा बहुत अच्छा ये है, लेकिन उन्होंने चलता है एटीट्यूड में ले लिया। लेकिन अगर वो ये विधान पढ़ लें तो उनको पता चलेगा भाई ये मिसकंडक्ट है। मैं को नहीं बताऊँ, इसलिए कि अगर वो उस बेचारे और उस पुअर फेलो को ये पता नहीं है, अगर किसी ने राइटिंग में कंप्लेंट कर दी मिसाल के तौर पे, तो वो तो कदाचार में वो हो जाएंगे, बुक हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग लेते हैं कि भाई चलता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्यूटी पर सोना, बहुत लोग सोते हैं, वो बोले कि साहब अब जुल्म तो नहीं कर रहा बेचारा, सोई तो रहा है,
और देखिए सोते हुए कितना प्यारा लगता है, ठीक है, एकदम कितनी गहरी नींद सो रहा, मासूम सा। किसी भी सुरक्षा में लगे जवानों के साथ बदतमीजी करना, उसको मना कर देना कि नहीं मैं सर्चिंग नहीं करवाऊंगा, ये भी मिसकंडक्ट है। वो कहेगा मैं आई कार्ड नहीं दिखाऊंगा, मैं एंट्री करके नहीं जाऊंगा, आप कौन होते रोकने वाले? ये सब मिसकंडक्ट में शामिल है। Failure to inform management about contagious or notifiable disease in the workmen's households। अब आप यहाँ देखिए, मैं क्यों बोलता हूँ स्टैंडिंग ऑर्डर। रूल नंबर 49 में क्या लिखा है कि यदि कोई कर्मचारी नहीं बताता है कि उसे कोई फैलने वाली बीमारी या कोई इन्फेक्शियस डिजीज उसको लग गई है, उसको या उसके परिवार में किसी सदस्य को उसके बारे में अगर वो सूचना नहीं देता तो ये भी मिसकंडक्ट है। अब दिस मिसकंडक्ट, दिस रूल इज ऑलवेज रिलेवेंट। 1984 में ये रूल लिखा गया और बीच में 2020 में आपको कोविड पेंडेमिक आया। नहीं, और भी महामारी है, मैं बता रहा हूँ, तो और भी महामारी आई, लेकिन कहने का मतलब है कोविड-19 आया और आने वाले फॉर ऑल टाइम्स टू कम दिस रूल इज रेलेवेंट एंड इट इज परमानेंट गाइडलाइन। सो एक गाइडलाइन जो है ना, जो वो इलस्ट्रेटिव है, वो एक उदाहरण स्वरूप है, वो कंप्लीट लिस्ट नहीं है। उससे मिलते जुलते हो सकता है कि बहुत सारे कदाचार होते हो, तो प्रबंधन वो देखेगी कि वो कदाचार इन श्रेणियों में आता है कि नहीं। अगर आता है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है। अब ये कदाचार हो गया, तो कदाचार के बाद ये होता है कि कदाचार का नियंत्रण है, ये दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो तो एक दंड व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। तो दंड कौन दे सकता है, तो दंड देने वाला कौन होगा, तो इस स्टैंडिंग ऑर्डर में ये लिखा गया कि जो नियुक्त करने वाला अधिकारी हो या नियुक्ति करने वाले अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जनरल मैनेजर अथवा उसके समकक्ष जो प्राधिकृत व्यक्ति है वो दंड दे सकता है। और इसी नियम में ये बताया गया कि दंड, कदाचार हो गया, दंड भी देना है, लेकिन इसमें ये कहा गया कि बिना जांच के और बिना आपको समान अवसर दिए हुए उस अभियुक्त को कि वो अपने को निर्दोष साबित होने का उसको अवसर मिले पूरा, उसके बिना आप दंड नहीं दे सकते। तो इंक्वायरी होगी, आप चार्जशीट देंगे। चार्जशीट आप कैसे देंगे, इसमें लिखी गई ये बात कि आप राइटिंग में देंगे। अब किस में देंगे, कौन सी भाषा में देंगे, तो ऐसा नहीं कि अरबी और फारसी में चार्जशीट लिख के दे दिया, अब तुम जानो। अब वो मौलवी साहब को ढूंढ रहा बेचारा, वो आर्टिजन। ये इसमें बात लिखी गई कि चार्जशीट अरबी फारसी में नहीं देंगे आप, चार्जशीट आप देंगे वो जो उसकी मातृभाषा है जिसमें वो समझ सके। और नियम, और ऐसे नहीं कि आला बनाए शाह कुछ भी बग दिया और साइन कर दिया। आप लिखेंगे कि क्या कदाचार हुआ, ये कौन से नियम के तहत, ये कौन सी श्रेणी में आता है, और आप उसको पर्याप्त समय देंगे कि भाई आप इसके बारे में अपना पक्ष रखें लिखित रूप से। जब वो समय मांगेगा तो समय भी आप पर्याप्त समय दें, पूरा जो आपके पास एविडेंस है वो एविडेंस की कॉपी लगा के दें। ये सब इसमें लिखा हुआ है। वो जवाब देगा, जवाब जब देगा किसको देगा, चार्जशीट जिसको हुआ वो किसको जवाब देगा, है कौन, कमेटी। कमेटी कहां से आ गई, अभी मैंने कुछ नहीं बोला। चार्जशीट किसको देगा, चार्जशीट कौन देगा, सक्षम अधिकारी कौन है, नहीं, देखिए अनुशासनिक अधिकारी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो प्राधिकृत होंगे, और सामान्यतः डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होता है, जो शॉप का अधिकारी है, ये मान लीजिए मोटा मोटी, जो न्यूनतम E1 है, कोई कार्यपालक है, वो सक्षम है चार्जशीट देने के लिए।
तो जो चार्जशीट दे रहा है, जो E1 है या E2 है, E3, E4 जो भी है, वो प्रॉपर तरीके से चार्जशीट लिखे, अपना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे और सभी सबूत लगा करके चार्जशीट एनेक्स करके उसको दे लिखित रूप में, और उसमें लिख दे कि इतना समय आपको दिया जाता है। अगर वो कहेगा कि साहब मुझे इतना और वक्त दीजिए, तो वो अनुशासनिक अधिकारी का वो विवेकाधिकार है कि वो देख करके उसको और जितना भी जायज़ हो उतना वक्त उसको और दे सकता है। वो जब उसने जवाब दिया, जवाब में वो हो सकता है कि वो चार्जेस स्वीकार कर ले, तो उसमें फिर फर्दर DA जो है इंक्वायरी नहीं करेंगे, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और यदि उसने इनकार कर दिया, उसने उसका खंडन किया, तो फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के लिए ज़रूरी है कि वो इंक्वायरी करेंगे। तो इंक्वायरी करने के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेंगे? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी जो अनुशासनिक अधिकारी है वो इंक्वायरी ऑफिसर, जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो कि प्रबंधन पक्ष का ही कोई अधिकारी होगा। वो इंक्वायरी ऑफिसर हो सकता है, उसको सूचना देंगे, उसको अपॉइंट करेंगे, और इंक्वायरी ऑफिसर जो अपॉइंट होता है उसकी प्रति उस अभियुक्त कर्मचारी को भेजेंगे कि साहब ये देखिए ये जांच अधिकारी नियुक्त हो गए हैं आपके मामले में, और ये जब आपको बुलाएं जांच में आप पूरा सहयोग करें और आप उनके सामने उनके समक्ष प्रस्तुत हों। ठीक है। साथ ही जो आपके अनुशासनिक अधिकारी हैं, ये अनुशासनिक अधिकारी क्या करेंगे? ये प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को भी नियुक्त करेंगे। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी आप यूँ कह सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, यानी कि प्रबंधन की ओर से उस केस को जांच अधिकारी के समक्ष प्रेजेंट करेंगे, यानी कि वो वकील हैं किसकी तरफ से? प्रबंधन की ओर से वो प्रेजेंट करते हैं केस, एविडेंस को, केस को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो कामगार श्रेणी का हमारा साथी है वो अपना कोई सहयोगी, कामगार साथी, सहायक कर्मी को भी साथ में ला सकता है अनुशासनिक अधिकारी की परमिशन के साथ कि साहब मैं अपने केस को प्लीड नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं बोल पा रहे हैं, वो लीड नहीं वो कर पा रहे हैं, तो बोले आप ये हमारे सहकर्मी हैं जो मेरा सहयोग करेंगे। ठीक है, बयान लिखने में या कुछ ज़र बहस में, बोलने में, असिस्ट करने में। अगर कामगार का कोई जो डिफेंस है, जो डिफेंस असिस्टेंट, अगर वो लॉयर है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है, तो फिर इधर प्रबंधन पक्ष से जो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी है, प्रबंधन उधर से भी लॉयर को अपॉइंट कर सकती है। अगर कामगार साथी अपने किसी दूसरे सहकर्मी को लेके आता है जो कि किसी वकालत पेशे से मुताल्लिक नहीं है, तो इधर से भी फिर कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीडिंग होगी, प्रोसीडिंग की कार्रवाई मुकम्मल होगी। ठीक है, उस पर जो जांच रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट आएगी, जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट किसको देता है? अनुशासनिक अधिकारी को रिपोर्ट देगा। अनुशासनिक अधिकारी उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि चार्जेस प्रूव होता है कि नहीं। अगर प्रूव हो गया तो फिर वो निर्णय लेंगे कि इसको कौन सा दंड देना है, छोटा देना है या बड़ा देना है, माइनर या मेजर। उसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि सेंश्योर जैसे हम है, ठीक है, निंदा प्रस्ताव, ये सबसे मिनिमम पनिशमेंट है, निंदा प्रस्ताव। उसके बाद है कि भाई एक इंक्रीमेंट काट लिया, एक ग्रेड नीचे डिमोट कर दिया, ये मेजर में आ जाता है, या टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, सर्विस से निकाल दिया, या फिर डिसमिस कर दिया, बर्खास्त, ये मेजर पेनल्टीज में आता है। लेकिन ये मेजर पेनल्टीज
जब अवार्ड वो देंगे उसके पहले वो जांच रिपोर्ट जो है ना, जब वो किसकी तरफ से आई, जांच अधिकारी की तरफ से, तो उस रिपोर्ट को की एक कॉपी वो साझा करेंगे चार्जशीटेड एम्प्लॉइज के साथ। ये देखिए भाई, जांच अधिकारी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि आपको लगता है कि आप इसमें कुछ फर्दर आपको कुछ कहना है तो आप 1 हफ्ता के अंदर अपनी बात रख सकते हैं, तो वो दोबारा जो है अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर उसका 1 हफ्ते के बाद कोई जवाब नहीं आता है, और यह जवाब आता है तो उसको डीए अपने उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर उसके बाद वो अपना दंड आदेश पारित कर देंगे। दंड आदेश जब पारित होगा तो उसी में ही लिखा जाएगा कि भाई ये दंड दिया जाता है, और इसमें इस मामले में जो कर्मचारी है वो अपील कर सकते हैं, और इस संबंध में जो अपीली अधिकारी होंगे ये साहब होंगे, तो उसको भी नीचे वो मेंशन कर सकते हैं, है कि नहीं। अपीली अधिकारी को भी वो उसका मेंशन कर सकते हैं, और फिर उसको ये अधिकार है कि उसको फिर उस पर वो अपील कर सकता है। तो ये सारी बातें, क्या कदाचार होगा, कदाचार में दंड देने का भी ये नियम पूरा इसमें लिखा गया है, कैसे कर्मचारी को उसके ग्रीवांसेस का कैसे निस्तारण होगा, ये बात इस स्टैंडिंग ऑर्डर में कही गई है। तो ये मोटा मोटी आपका ये स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको एक सारांश और एक निचोड़ मैंने ये बताया है 1 घंटे में, ठीक है जी। मैंने नहीं वही जो डिसिप्लिनरी पार्ट है ना, उसी को मैंने बता दिया, मैं सेक्शन वाइज नहीं बता रहा। मैंने यही बात आपको प्रोसेस और क्रमवार बता दिया कि कैसे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और बताइए, ये आपका मोटा मोटी डिसिप्लिनरी ये आपका स्टैंडिंग ऑर्डर है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर में आपके वो सभी सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपके कार्य से संबंधित हैं, क्या उसकी अपेक्षाएं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दंड होंगे, क्या कदाचार है, कदाचार पे क्या दंड मिलेगा, दंड कैसे दिया जाएगा, दंड देने की प्रक्रिया लिखी गई है ना। और जब दंड दिया जाता तो उसके बाद अपील की क्या प्रक्रिया होगी, ये दिया गया है, ठीक है।